to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So finally आपका चैप्टर नंबर 2 दैट इज सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी हमने कर लिया है कंप्लीट विद डिटेल डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक. सो अब बारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, यानी कि इस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं अब हम करेंगे उन क्वेश्चंस को आंसर. ओके, आंसर राइटिंग पैटर्न आई होप अब आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पास्ट बहुत सारे लेक्चर्स से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए. साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चंस को आंसर करते समय बताती भी चलूंगी. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में. आपको क्या करना है, आपको रेडी रहना है अपनी नोटबुक एंड पेन के साथ में, या फिर आप अपनी बुक में ही पेंसिल से जो भी मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स बता रही हूं उसे नोट करते हुए चलेंगे. ओके, तो इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं एंड आप अपनी लैंग्वेज में फिर उसको लिख सकते हो. क्लियर है? सो question number 1 says that would you agree with the statement that rapid social change is a comparatively new phenomena in human history? Give reasons for your answers. ये पूछा जा रहा है कि ये जो रैपिड सोशल चेंजेस हो रही हैं ये एक न्यू फिनोमेना है ह्यूमन हिस्ट्री में, यानी ये चीज जो है पहले नहीं हुई है, अभी अभी होना स्टार्ट हो गई है. क्या आप इस बात से एग्री करते हो? अगर हाँ करते हो तो आप इसके लिए रीजंस दीजिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है. ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ये पूछा गया है कि रैपिड सोशल चेंजेस हो रहे हैं और उसके क्या कारण है, क्या ये हिस्ट्री में एक न्यू फिनोमेना है जो अभी हमें देखने को मिल रहा है. सो आप इसमें क्या नोट करेंगे, दैट it is estimated that human beings have existed on planet earth for approximately 5 lakh years. अच्छा, सबसे पहले आंसर को कैसे स्टार्ट करोगे, that yes I agree that, देखो ऐसे लिखोगे, ये जो आपका यहाँ पे है ना, यहाँ से ही आपको लिखना है yes I agree. किस चीज से एग्री कर रहे हो, दैट रैपिड सोशल चेंज इज अ कंपैरेटिवली न्यू फिनोमेना इन ह्यूमन हिस्ट्री. ये होगी आपकी सबसे फर्स्ट लाइन इस आंसर की. फिर आप ये बताओगे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है. सो फिर आपने लिखा कि देयर आर वेरियस रीजंस फॉर. सो आपने क्या लिखा, देयर आर वेरियस रीजंस for this. There are various reasons for this and they are as follows. ठीक है, and they are as follows. ये लिखा आपने सेकेंड लाइन, और इसके बाद उसमें आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, आपने कैसे स्टार्ट करा, yes I agree that rapid social change is comparatively new phenomena in human history and there are various reasons for this and they are as follows. और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो रीजंस क्या है अब मैं आपको ये बताता हूँ. आपने ये लिखा, अब आपने बताया कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अर्थ पे, प्लैनेट अर्थ पे करीबन 5 लाख ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, 5 लाख ईयर्स से. बट दे हैव हैड अ सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस फॉर ओनली अबाउट 6000 ईयर्स. लेकिन इन 5 लाख ईयर्स में से सिर्फ 6000 ईयर बैक से ही वो सिविलाइज्ड हुए हैं. क्या हुए हैं, सिविलाइज्ड हुए हैं. आपने ये बताया कि 5 लाख ईयर से एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 6000 ईयर से जो है सिविलाइज्ड हुए हैं, और इस सिविलाइज्ड ईयर्स में से भी सिर्फ 400 ईयर्स, लास्ट 400 ईयर्स से हम कांस्टेंट और रैपिड चेंजेस देख रहे हैं. ठीक है, कैसे चेंजेस देख रहे हैं, कांस्टेंट और रैपिड, यानी ये चेंजेस जो हैं वो होते चले आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली. Even within these years of change, the pace has accelerated only in the last 100 years. और इन 400 ईयर्स के चेंज में से भी लास्ट 100 ईयर्स में से हमको जो है रैपिड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या फिर इसका जो पेस है वो इंक्रीज हो चुका है. चेंजेस जो हैं हमें बहुत तेजी से देखने को मिल रहे हैं. सो हिस्टोरिकली एग्जिस्टेंस स्टार्ट होता है 5 लाख ईयर से, सिविलाइज्ड है लास्ट 6000 ईयर से, 4000 ईयर से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसका पेस हमें लास्ट 100 ईयर से दिख रहा है. एंड बिकॉज द स्पीड with which change happens has been increasing steadily, it is probably true that in the last 100 years change has been faster in the last 50 years than in the first 50. So ये एक चीज कहा जा रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो पेस है, जो स्पीड है चेंज की वो बढ़ चुकी है. और इसी के साथ में जो हम बात कर रहे थे कि लास्ट 100 ईयर्स से हमको बहुत तेजी से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इन लास्ट 100 में से भी अभी के लास्ट सिर्फ 50 ईयर्स से और ज्यादा तेजी से
सोशल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब पेस जो है वो यहाँ बढ़ता है, लेकिन यहाँ और ज्यादा तेजी से बढ़ गया। और इस 50 ईयर्स में से भी जो पूरे वर्ल्ड है उसने लास्ट 20 ईयर्स से बहुत ज्यादा चेंजेस देखे हैं। ठीक है, सो यानी कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो कहाँ 5 लाख ईयर्स पहले से एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ था, और लास्ट 20 ईयर्स में से जिस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो कभी नहीं मिले। सो ऑब्वियस है ना कि हिस्ट्री से ही एक न्यू फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है सोशल चेंज के, मतलब सोशल चेंज में या सोसाइटी में चेंज हमें देखने को मिल रहा है बहुत तेजी से। अब अगर हम अभी का ही एक एग्जाम्पल लें कि हम जस्ट सपोज 2021 ईयर में हैं, ठीक है, जस्ट सपोज, या 2020 मान लीजिए। अब इसमें से आप कब से एग्जिस्ट कर रहे होगे वो साल तो छोड़ ही दो, उसमें से लास्ट 6000 ईयर से आप जो है क्या हुए हो, सिविलाइज्ड हुए हो। उसमें से भी 400 ईयर से हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो अप्रोक्सीमेटली हम बात करें सो हमें शायद 1600 के समथिंग 17th सेंचुरी से हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कब से? 17th सेंचुरी से। क्लियर है? इस 400 ईयर्स से भी 100 ईयर्स से जो पेस है चेंज का वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि 1900 से, 1900 या फिर मैं कहूं 20th सेंचुरी से, यहां से जो है हमको लास्ट 100 ईयर से पेस तेजी से देखने को मिला है। इससे भी लास्ट 50 ईयर्स आ जाए इंडिया के केस में, सो 1950 से हम देख रहे हैं कि चेंजेस बहुत तेजी से हुए। हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल हुए, इंडस्ट्रियल से हमने फिर जो है और भी डिफरेंट जितने सेक्टर्स थे हमारे उन सभी पे हमने फोकस करना स्टार्ट किया, टर्जरी सेक्टर में भी हम आ गए। और इस 50 ईयर्स से भी लास्ट 20 ईयर्स में हमको चेंज सबसे ज्यादा तेजी से देखने को मिल रहा है। सो अगर हम अभी की ही बात करें प्रेजेंटली, सो ऑब्वियसली आफ्टर द ईयर 2000 जिस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिले, और स्पेशली 1991 के बाद से जब हमने एलपीजी की पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो हमें और ज्यादा तेजी से चेंजेस देखने को मिले। आज आपको हर जगह इंडिया के हर एक कोने में, हर एक विलेज में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सोशल चेंजेस। सो ये रीजंस उसी का है। सो ऑब्वियस है जो आपसे चीज क्वेश्चन में पूछी गई है कि would you agree that rapid social change is comparatively new phenomena? So yes, I agree, it is a new phenomena. अब आप इसमें एग्जांपल्स देखो कि हमें जो है जैसे पहले एसटीडी हुआ करती थी, फिर उसके बाद में टेलीफोन आया, फिर मोबाइल फोन्स आ गए, लैपटॉप आ गए, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन, एसी और ना जाने ढेर सारी ऐसी ही चीजें। इन सारी चीजों की वजह से कितने ज्यादा चेंजेस हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं। सो इन सभी पॉइंट्स के साथ में क्या करना है, अपने इस आंसर को कंक्लूड करना है। और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू हर एक चीज समझाई कि देखो इतनी ईयर्स से ऐसी चीजें हो रही, उसे आप आंसर में भी नोट कर सकते हो। मुश्किल से वो आपकी 5 लाइन्स के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, आप उसमें एग्जांपल्स दे दो कि इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिले। जैसे आपने मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लिया, कनेक्टिविटी का एग्जांपल ले लिया, तो ऐसे एग्जांपल के थ्रू आपको इस वाले क्वेश्चन को आंसर करना है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ इज सोशल चेंज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ चेंज? अब सोशल चेंज को बाकी अदर चेंजेस से अलग कैसे बताओगे? सो आप बताओगे, सबसे पहले तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी कि चेंजेस जो हैं वो सोशल भी होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं, इकोनॉमिक भी होते हैं, कल्चरल भी होते हैं, और भी बहुत सारे वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस होते हैं। आपको बस ये बताना है कि ये सोशल चेंज से किस तरह से डिफरेंट है। तो आपने ये बताया कि देखो जो सोशल चेंज है, इट रेफर्स टू चेंजेस दैट आर सिग्निफिकेंट, चेंजेस which alter the underlying structure of an object or situation over period of time। आपने ये बताया कि जो सोशल चेंज है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। ये एक पूरे किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के स्ट्रक्चर को टाइम के साथ में चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, social change does not include any or all changes but only changes which transform things fundamentally। हम यहाँ पर किसी भी चेंज की बात नहीं करेंगे, जो भी चेंज हो रहा है सो वो सोशल चेंज है, जो भी सोसाइटी में चेंज हो रहा है तो वो सोशल चेंज हो गया। नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो चेंजेस जो सोसाइटी को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, सिर्फ वही होंगे सोशल चेंजेस। ठीक है, जो सोसाइटी को कैसा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करते रहे हैं। अब यहाँ पर हम किस तरह के चेंजेस की बात कर रहे हैं? बिग चेंजेस, जो पूरी की पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दे। सो उस बिग चेंजेस का मतलब क्या है? सो द बिगनेस ऑफ चेंज इज मेजर्ड नॉट ओनली बाय whom such
how much change it brings about, but also by the scale of the change, that is by how large a section of society it affects. So यहाँ पर आप large change की बात करें, so large change का मतलब ये नहीं कि वो कितनी ज्यादा change लेके आ रहा है, बल्कि वो कितने large part of society को affect कर रहा है. So ये भी इसमें एक point आप note करोगे. इसी के साथ में changes have to be both intensive and extensive, that have a big impact spread over a large sector of society in order to qualify as social change. अब changes जो है वो intensive भी हो सकते हैं, extensive भी हो सकते हैं, बस क्या important है कि वो कितने large sector को affect कर रहे हैं. Even after this kind of specification, social change still remains a very broad term. और इतने specification के बाद भी social change जो है वो एक बहुत ही broad term रहता है. और फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे? Because of all these reasons, social change is different from other kind of changes. Clear है? ऐसा समझ में क्या क्या points आपको यहाँ पर note करने हैं, ठीक है? देन हम आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल चेंज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल अदर देन दोज इन दी टेक्स्ट. अब आप स्ट्रक्चरल चेंज से क्या समझते हो, आपको इसको एग्जांपल्स के थ्रू बताना है, और एग्जांपल कौन से जो आपकी टेक्स्ट बुक में ना दिए हों. सो आप कौन से एग्जांपल बताओगे यहाँ पर, और क्या होते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल चेंज, तो सबसे पहले आप वो बताओगे. ठीक है, अब आपने बताया स्ट्रक्चरल चेंज रिफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, its institutions or the rules by which these institutions are run. स्ट्रक्चरल चेंज यानी कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ रहे हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं. सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं. ये इंस्टीट्यूशन जिन रूल्स के थ्रू गवर्न होते हैं उन सभी में चेंजेस आ रहे हैं. For example, the emergence of paper money as currency marked by a major change in the organization of financial markets and transaction. जैसे for example, जब paper money as a currency के फॉर्म में इमर्ज होती है तो हमारी पूरी की पूरी बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है. यानी ये एक तरीके का इकोनॉमिक चेंज हुआ, और इकोनॉमी जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है. क्लियर है? सो सबसे पहले आपने डिफाइन करोगे, मीनिंग बताओगे स्ट्रक्चरल चेंज का, ठीक है, फिर उसके बाद में आप एग्जांपल्स के थ्रू समझाओगे. तो आपने एक एग्जांपल इसका दिया, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है. क्लियर है? सेकंड एग्जांपल आपने बताया मैरिज इंस्टीट्यूशन का. मैरिज भी हमारा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, इसमें भी रूल्स होते हैं जिसके थ्रू ये गवर्न होता है, जिसके थ्रू ये रन होता है. ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस है. लेकिन टाइम के साथ में हम देख रहे हैं कि ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज इमर्ज हो चुके हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा एग्जाम्पल इसका, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज का, लाइक लव मैरिज, सेम सेक्स मैरिज एक्सेट्रा. एक और एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का, कि ग्लोबलाइजेशन भी एक स्ट्रक्चरल चेंज है. कि जैसे हमारी सोसाइटी है जहां पर हम सिर्फ इंटरनल ट्रेड करते हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद में हमने हमारे मार्केट को ओपन कर दिया, हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, और अब हम पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस जो है गवर्न होता है. क्लियर है? सो इन सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू, और आप इनको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, मैं जितना बोल रही हूँ सिर्फ उतना ही नहीं, आपको उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है हर एक पॉइंट को, तभी आपका ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट होगा. क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सम काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट रिलेटेड सोशल चेंज. अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड सोशल चेंजेस जो होते हैं उसको आपको कुछ यहाँ पर, उनमें से कुछ को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो Nature and ecology and physical environment have always had significant influence on the structure and shape of society. So इसमें आप बताएंगे कि जो नेचर होता है, इकोलॉजी होती है और फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, इन तीनों का ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमको. कहाँ पे? सोसाइटी में. और कहाँ पे? सोसाइटी के स्ट्रक्चर में और सोसाइटी के शेप में. यानी कि सोसाइटी फॉर्मेशन में जो नेचर है, इकोलॉजी है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये आपने सबसे पहले बताया. सो आपने क्या बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट रिलेटेड सोशल चेंजेस क्या हैं. सो दिस वाज पर्टिकुलरली ट्रू इन द पास्ट व्हेन ह्यूमन बीइंग्स वर अनेबल टू कंट्रोल और ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ नेचर. अब ये जो है सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग से बात करें, एंशिएंट टाइम से बात करें या पास्ट की हम बात करें, सो जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो इन सोशल चेंजेस को जो कि एनवायरनमेंट की वजह से आ रहे हैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और नेचर के इफेक्ट्स को उन्हें झेलना ही पड़ता था. जैसे इसका एक एग्जांपल क्या हो गया, जो लोग डेजर्ट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं,
ठीक है, जो डेजर्ट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सो वो सेटल्ड एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं कर सकते और फिर उनका रहन सहन जो है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। उनके पहनने, कपड़े पहनने की हैबिट्स जो होती हैं, खाने पीने की जो हैबिट्स होती हैं, फूड हैबिट्स होगी, क्लोथिंग हैबिट्स होगी, ये सारी चीजें उस सोसाइटी के नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सोशल चेंजेस का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर मैं कहूँ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी के ऊपर, और सोसाइटी में कहाँ, सोसाइटी के स्ट्रक्चर एंड शेप को डिफाइन करने में। अब जैसे इसमें आपने एग्जांपल दे दिया कहाँ का, कि जो लोग डेजर्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब वैसे ही जो लोग जो है आपके प्लेन्स में रह रहे हैं, रिवर्स में रह रहे हैं, कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट क्योंकि डिफरेंट है, सो वहाँ की सोसाइटी भी डिफरेंट होगी, वहाँ पर सोशल चेंजेस भी उस अकॉर्डिंग होंगे। ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। थर्डली आपने बताया कि सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स such as earthquake, volcanic eruptions, floods, tidal waves can change societies quite drastically and these changes are often irreversible, that is they are permanent and don't allow a return to the way things were. So ये जो changes हैं, जो sudden और catastrophic changes हैं या फिर मैं कहूँ natural calamities हैं, क्या है? Natural calamities। अब इनके थ्रू जैसे हम बात करें, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, टाइड्स हो गई और वॉल्केनो इरप्शंस हो गए, इन सभी के थ्रू सोसाइटी में ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं और ये परमानेंट है नेचर में। यानी जैसे जस्ट सपोज किसी सोसाइटी में कोई वॉल्केनो इरप्शन हुआ है तो वहां की सोसाइटी पहले जैसी नहीं बन सकती। सो ये भी एक इम्पैक्ट होता है या फिर ये भी एक एनवायरमेंट रिलेटेड सोशल चेंज हमें देखने को मिलता है। फोर्थली, there are numerous instances of natural disasters leading to total transformation and sometimes total destruction of societies in history। और फिर ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर जो है नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सोसाइटी का टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। However, environmental or ecological factors need not only be destructive to cause change, they can be constructive as well। लेकिन जो environment से related social changes होते हैं वो हमेशा destructive ही नहीं होते हैं बल्कि वो बहुत बार constructive भी होते हैं। और इसी के साथ में जो हम environmental changes की बात कर रहे हैं, environment related social changes की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के आने से ये जो natural या फिर मैं कहूँ adaptable conditions हैं, हम इन्हें, इनके बीच की जो दूरी है उन्हें हम कम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने जो है जब इन्वायरमेंटल रिलेटेड सोशल चेंज डिस्कस किया था उसमें डिटेल में समझी थी। सो वो सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट में नोट करना है। एंड ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जैसे सबसे पहले कि इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सेकेंडली ये जो सारी चीजें हैं पहले इनको ह्यूमंस कंट्रोल नहीं कर सकते थे लेकिन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से वो इन्हें रेसिस्ट और कंट्रोल कर सकते हैं। सडन और कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जो होते हैं उनका भी एक इम्पैक्ट होता है, ये भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड है। इसी के साथ में जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड सोशल चेंजेस होते हैं स्पेशली नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, तो वो पूरी की पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव ही नहीं होते हैं बल्कि कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं नेचर में। क्लियर है? आइए क्वेश्चन समझ में। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम काइंड्स ऑफ चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। अब आपको ये बताना है कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी इन दोनों से रिलेटेड किस तरह के सोशल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी हमने दोनों को साथ में पढ़ा था। अब आप इसमें क्या पॉइंट्स नोट करोगे? सो आपने बताया द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चेंज हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इमेंस सोशल चेंजेस स्पेशली इन द मॉडर्न पीरियड। ठीक है, अब ये जो टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक चेंज है, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, सो इनकी वजह से जिस तरह के सोशल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो स्पेशली हमें कहाँ देखने को मिल रहे हैं? मॉडर्न पीरियड में। अब ये हो गया फर्स्ट पॉइंट आपका। ये पूछा है कि किस तरह के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो अब आपने बताया कि टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है सोसाइटी को बहुत सारे वेज में, सबसे पहला पॉइंट। अब सेकेंडली टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हमने डिस्कस किया था, अभी हमने नेक्स्ट मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है सोशल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आप रेसिस्ट भी कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो, एडेप्ट भी कर सकते हो, हार्नेस भी कर सकते हो नेचर को इन डिफरेंट वेज। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो गया। ये तो आपने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया। सेकेंडली आपने बताया कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो आपको वाइड वेराइटी ऑफ वेज में अफेक्ट
इफेक्ट करती है और उससे बहुत सारे सोशल चेंजेस होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी रेसिस्ट, कंट्रोल, अडेप्ट कर सकती है नेचर को, और इन कॉम्बिनेशन विद द वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ मार्केट, technological change can be as impressive in its social impact as natural factors like tsunami और discovery of oil। और जब हम टेक्नोलॉजी को मार्केट के साथ में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, ये आपका मार्केट है, जब आप इसको कंबाइन कर दोगे टेक्नोलॉजी के साथ में, इससे जो इम्पैक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे सोसाइटी पे वो बहुत ही इफेक्टिव होने वाले हैं। जैसे कि जो नेचुरल फैक्टर्स के थ्रू सोशल चेंजेस होते हैं, जैसे सुनामी या डिस्कवरी ऑफ ऑयल जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़े थे, उसके थ्रू जिस तरह के चेंजेस हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, वैसे ही चेंजेस हमें तब देखने को मिलते हैं जब हम मार्केट और टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर देते हैं। क्लियर है? देन अच्छा, हम लिखने में तो ये पॉइंट्स आपके बहुत छोटे छोटे रहेंगे, लेकिन इनका मीनिंग बहुत ब्रॉड है। आपको किस तरह के पॉइंट्स यूज करने हैं जो कि शॉर्ट हो लेकिन वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। यानी लिखने कम, ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे कम बात में ज्यादा चीजों को आप एक्सप्लेन कर दो, तो वैसे ही यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। बाकी फिर सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? आपके आंसर की वर्ड लिमिट पे। और पैटर्न तो आप सभी को पता ही है कि किस तरह से हम आंसर लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। फिर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है या ऐसे टाइप है। अब यहाँ तो हम सभी क्वेश्चंस को लॉन्ग आंसर के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, और मैं आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार कि आपको आंसर को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है, आपको आंसर को किस तरह से कंक्लूड करना है, ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार हम चलिए इसके लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम देख लेंगे कि आपको किस तरह से आंसर को लिखना चाहिए। देन अब इसी क्वेश्चन में आगे आप क्या पॉइंट्स लिखोगे? द डिस्कवरी ऑफ स्टीम पावर अलाउड emerging firms of large scale industry to make use of a source of energy that was not only far stronger than animals or human beings but was also capable of continuous operation without the need of rest। फिर आपने बताया कि जब स्टीम पावर की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, जब स्टीम पावर की डिस्कवरी हुई तो बहुत सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप होना स्टार्ट हो जाती हैं। इनमें जो प्रोडक्शन होता है या जो भी वर्क होता है, ये जो स्टीम पावर है वो उसको एनिमल्स और ह्यूमंस से भी ज़्यादा तेज़ी से कर सकती हैं। मतलब मशीन्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, वो लंबे समय तक काम कर सकती हैं बिना किसी रेस्ट के। इसीलिए जो स्टीम पावर की वजह से जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप होती है वहाँ का प्रोड्यूस बढ़ता है। अल्टीमेटली हमको सरप्लस मिलता है और इकोनॉमी भी हमारी प्रॉफिट में आ जाती है। अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से रिलेटेड इस तरह के सोशल चेंजेस भी हमें देखने को मिले हैं। फोर्थली, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक द स्टीमशिप एंड द रेलवेज ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी एंड सोशल जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। अब इसी के साथ में जब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीकल्स की हम बात करें, स्टीमशिप्स की हम बात करें, रेलवेज की हम बात करें, जब ये इंट्रोड्यूस हुए थे तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो गई थी और हमारे पूरे वर्ल्ड की सोशल जियोग्राफी भी चेंज हो गई थी। यानी कि इसके थ्रू क्या एक चीज हुई थी, कनेक्टिविटी जो है वर्ल्ड के साथ में, हमारी जो कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई थी। कनेक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? देन the railroad enabled the westward expansion of industry and trade on the American continent and in Asia. In India too, the railways have played a very important role in shaping the economy, especially in the first century after their introduction in 1853. अब ये जो रेल रोड हमने मतलब बनाई थी और ये सारी चीजें जब इवॉल्व होना स्टार्ट होती है, इमर्ज होना स्टार्ट होती हैं, इंडस्ट्री और ट्रेड जो है वो वेस्ट में भी एक्सपेंड हो जाता है, एशिया से अमेरिका तक चला जाता है और इसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत सारी, मतलब एक तरह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम कर जाती है। और जब ये इंट्रोडक्शन रेलवेज का इंडिया में होता है 1853 में, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी शेप होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? ये थे आपके टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से रिलेटेड सोशल चेंजेस। इसी में आप और क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हो? अ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन और द डिस्कवरी में प्रोड्यूस लिमिटेड इमीडिएट इफेक्ट्स एज दो इट वर लाइंग डॉर्मेंट। यानी कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्वेंशंस होती हैं उनके लिमिटेड इमीडिएट इफेक्ट्स हो सकते हैं। यानी कि जस्ट सपोज कोई इन्वेंशन होती है, उस इन्वेंशन के टाइम पे हमें उसके इफेक्ट्स कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो इन्वेंशन एक तरह से रिवॉल्यूशन लेके आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्कवरी ऑफ गन पाउडर एंड राइटिंग पेपर इन चाइना।
ठीक है, ये डिस्कवरी होती है, चाइना इसको उतना ज्यादा यूज नहीं कर पाती, उसे पता ही नहीं था मैं इसको कहाँ यूज करूं, लेकिन अल्टीमेटली जो वेस्टर्न यूरोप है उसने इस गन पाउडर को अपने वारफेयर टेक्निक्स में यूज किया। एंड राइटिंग पेपर तो हमें पता ही है कि इसके थ्रू किस तरह की रिवॉल्यूशन आती है। क्लियर है? सो जो इन्वेंशंस होती हैं उनके लिमिटेड इमीडिएट इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये करती क्या है, ये इकोनॉमी को बूम करती है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आती है इकोनॉमी में। क्लियर है? देन sometimes changes in economic organization that are not directly technological can also change society. In a well-known historical example, plantation agriculture, that is the growing of a single cash crops like sugarcane, tea or cotton on a large scale created a heavy demand of labor. तो कभी-कभी economic organization जो directly जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है वो भी सोसाइटी को चेंज कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है, जहां पर हमने जो है सिंगल कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और इसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो करती है। ठीक है, सो ये सभी एग्जांपल्स को आपको अपने आंसर के अंदर नोट करना है, शॉर्ट में लिखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, याद रखेंगे कि ये जो आपका पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर, ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया गया है ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक है, सो आप इस वाले चैप्टर में जब भी आंसर लिखें, वैसे तो आप जब भी आंसर लिखें अगर आप उसमें एग्जांपल्स को इंक्लूड करते हैं तो आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन स्पेशली इस चैप्टर के अंदर आप अपने हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, है ना। कोई भी ऐसी चीज तो है नहीं जो आपने कभी ऑब्जर्व ना की हो, आपने कभी देखी ना हो। ये सारी चीजें हम स्टार्टिंग से ही, एंशिएंट टाइम से ही ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं, मतलब हमने इसके बारे में पढ़ा भी है कि ये चीजें एग्जैक्टली प्रैक्टिकली हुआ करती थी। सो इसलिए कोई भी ऐसी जो है एम्बिगस सी बात हम कर नहीं रहे हैं, आपको सारी चीजों को यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है और आप बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स, आपकी अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी आप यहां पर शो कर सकते हो। क्लियर है? देन हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोलता है, व्हाट इज मीन बाय सोशल ऑर्डर एंड हाउ इज इट मेंटेन्ड। क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। ठीक है, क्या पूछा है कि पहले तो आप बताओ सोशल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, फिर आपको यह बताना है कि इस सोशल ऑर्डर को आप मेंटेन किस तरह से करके रख सकते हो। सो आपने बताया कि सोशल ऑर्डर इज द टेंडेंसी विच within established social system that resist and regulates change। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि सोशल ऑर्डर एक ऐसी टेंडेंसी है सोशल सिस्टम के अंदर जो रेसिस्ट भी करती है और रेगुलेट भी करती है चेंज को, यानी कि कंट्रोल भी कर रहे हैं एंड साथ ही साथ रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 वर्ड्स भी आप याद रख सकते हो, कंट्रोल भी कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, रेसिस्ट भी कर रहे हैं, रेगुलेट भी कर रहे हैं चेंज को। सोशल ऑर्डर एक इस तरह की टेंडेंसी होती है। अब इसी में आपने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया कि सोशल ऑर्डर जो है वो प्रिवेंट करता है, डिस्करेज करता है और एटलीस्ट कंट्रोल करता है चेंज को। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज ए स्ट्रॉन्ग एंड वायबल सोशल सिस्टम, एवरी सोसाइटी मस्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ ओवर टाइम एंड मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। सो देखिए, सोशल ऑर्डर जो है वो चेंज को प्रिवेंट करता है, इसी के साथ में वो एक मतलब जो सोशल ऑर्डर है वो सोशल सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है। सोशल सिस्टम इन द सेंस कि जो भी हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, हम इन सभी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। और हम इन सभी को स्ट्रांग कब बना पाएंगे, जब हमारी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी होगी और हम सोसाइटी को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस इन द सेंस कि हम अकॉर्डिंग टू नीड्स हमारी सोसाइटी में चेंजेस भी लेके आ सकते हैं, और हमेशा चेंजेस लाएंगे तो सोसाइटी जो है वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमेशा चेंजेस आते रहेंगे। तो इसीलिए उस सोसाइटी में हमें स्टेबिलिटी की जरूरत भी होती है। किसकी जरूरत होती है? स्टेबिलिटी की। सो इसीलिए जो सोशल ऑर्डर है वो इस एक चीज को भी इंश्योर करता है। Stability requires that things continue more or less as they are, that people continue to follow the same rules, that similar actions produce similar results, and more generally individuals and institutions behave in a fairly predictable manner। ठीक है, सो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो चीजें जैसी चली आ रही हैं वो लंबे समय तक वैसी ही चलती रहें, सेम रूल्स हों, सेम रिजल्ट्स हों, और जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह वर्क कर रहे हैं
प्रिडिक्टेबल मैनर में बिहेव करते रहें। नाउ द रूलिंग और डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी जनरली रेसिस्ट एनी सोशल चेंजेस दैट में ऑल्टर देयर स्टेटस बिकॉज दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन स्टेबिलिटी। अब इसी के साथ में हम सोशल ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं। देखिए क्या पूछा है, सोशल ऑर्डर क्या था वो आपने बता दिया। अब सोशल ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे, सो हमने एक और चीज बताई कि देखो जो सोसाइटी होती है वहां पर दो सेक्शंस होते हैं, एक होते हैं डोमिनेंट ग्रुप्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके ऑप्रेस्ड ग्रुप्स। अच्छा यहां पर मैं आपको सभी पॉइंट्स मतलब इस तरह से पॉइंट जो है नोटेड है, देन आप उसके बाद में मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर रही हूं कि आपको इन्हें लिखना है। आप यहां पर अपने खुद के वेज भी निकाल सकते हैं जिसके थ्रू आप इसको लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूं कि सोसाइटी में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, और ये जो दो ग्रुप्स हैं, जैसे जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं वो हमेशा चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई चेंजेस ना आए और इस सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, स्टेबिलिटी बनी रहे। जिस तरह से वो आज डोमिनेट कर रहे हैं वो सालों साल तक डोमिनेट करते रहे, उनका स्टेटस उनकी पोजीशन कभी ऑल्टर ना हो। और जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं ये हमेशा चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है चेंजेस आए, क्योंकि जब सोसाइटी के अंदर चेंजेस आएंगे तभी जो है हमारी पोजीशन में हमारे स्टेटस में सुधार होगा। सो अब आप इस एक चीज को किसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, चार्ट के थ्रू। आपने चार्ट बना दिया कि देखिए जो है सोशल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, सोसाइटी में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, ये आप यहां से आपने एक्सप्लेन किया कि एक हो गए आपके डोमिनेंट ग्रुप्स हो गए, पूरा लिखेंगे आप यहां पर, एक हो गए आपके ऑप्रेस्ड ग्रुप्स, ये सपोर्ट करते हैं स्टेबिलिटी को। बहुत छोटा सा चार्ट है ये, इसको अगर आपने यहां पर मतलब इस तरह से आपने बना दिया सो ऑब्वियसली आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव होगा। फिर आपने बताया कि ये किसको सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं चेंज को। क्लियर है, इस तरह से आप चार्ट्स भी यूज कर सकते हैं। देन और जो ये सोशल ऑर्डर है, अब हमने ये तो बता दिया कि सोसाइटी कैसी है और सोशल ऑर्डर किस तरह से रहता है। नाउ social order refers to active maintenance and reproduction of a particular pattern of social relations, values and norms। अब एक और चीज जो हम चाहते हैं वो ये है कि सोशल ऑर्डर या फिर सोसाइटी में एक्टिव मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन होता रहे पर्टिकुलर पैटर्न्स का, सोशल रिलेशंस का, वैल्यूज का, नॉर्म्स का। यानी कि जो सोशल ऑर्डर है वो किन दो चीजों की वजह से बना रह सकता है, स्टेबिलिटी और चेंज की वजह से। जब ये चीजें होंगी तो ही सोसाइटी का जो ये पूरा सिस्टम है ये वर्क कर पाएगा। और अब आप इसको कैसे मेंटेन रखोगे, सो ब्रॉडली स्पीकिंग सोशल ऑर्डर कैन बी अचीव्ड इन वन और टू वेज। पहला, व्हेन पीपल स्पॉन्टेनियसली विश टू अबाइड बाय अ सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स, और when people are compelled in various ways to obey such norms। तो पहले आपने बताया ये सोशल ऑर्डर है और सोसाइटी का ऑर्डर कुछ इस तरह से वर्क करता है। अब इसको मेंटेन कैसे रखोगे, सो मेंटेन रखने की इसलिए जरूरत है ताकि आप सोशल रिलेशंस, वैल्यूज, नॉर्म्स, पैटर्न इन सभी को रेगुलेट कर सको, आपकी सोसाइटी जो है वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन या फिर सरवाइव कर पाए। इसीलिए सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने की जरूरत है। अब मेंटेन कैसे कर सकते हो, तो उसके दो तरीके हैं। पहला, जब लोग अपनी इच्छा से इस नॉर्म्स को, इन वैल्यूज को फॉलो करते हो, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस इज योर सोशलाइजेशन। सबसे पहली चीज क्या है यहां पर, किसके थ्रू आप कर सकते हो, सो फर्स्ट इज योर सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू आप सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकते हो। सेकंड है आपका, क्या है सेकंड, देखो, when people are compelled in various ways to obey such norms। जब आप किसी को जबरदस्ती से उन नॉर्म्स को, उन वैल्यूज को फॉर्म करवाते हो, यानी कि पावर और कोअर्जन। ठीक है, क्लियर है। सो इन दोनों ही मतलब इन दोनों तरीकों से आप सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रख सकते हो। सबसे पहला है सोशलाइजेशन, जहां पर आप क्या करोगे, सोसाइटी का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, आपको किस तरह से उसमें रहना है, कैसे बिहेव करना है, क्या रूल्स हैं, नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है, वो आपको बताई जाती हैं। सोशलाइजेशन बर्थ से डेथ तक चलता है। अब जब आप इन सभी को अपनी इच्छा से फॉलो करते हो, इन सभी को अवॉइड करते हो, ठीक है, सो क्या होगा, ये जो सोशल ऑर्डर है ये मेंटेन रहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस सोशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं चलते, सो हमें पावर और कोअर्जन को यूज करके उन्हें उस अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है। यानी कि उनके ऊपर क्या करना पड़ता है, उनके ऊपर हमें सोशल कंट्रोल करना पड़ता है।
और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी सोसाइटी का जो ऑर्डर है वो हमेशा मेंटेन रहता है। क्लियर है? सो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्या करने हैं, नोट करने हैं। अब जस्ट सपोज कि यही सेम क्वेश्चन आ जाता है आपके शॉर्ट आंसर में, तो आप क्या बताओगे? आप सबसे पहले डिफाइन करोगे कि भैया सोशल ऑर्डर ये होता है, और यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ये जो एक चीज है ये स्टेबिलिटी और चेंज दोनों को मेंटेन रखने की बात करती है। ये हो गया आपका सोशल ऑर्डर। और फिर सेकेंडली जब आपसे पूछा कि आप इसको मेंटेन कैसे करके रखोगे, तो आपने बताया कि देखो इसको मेंटेन करने की जरूरत है, सो आपने ये वाला पॉइंट लिखा एंड साथ में आपने ये वाला पॉइंट लिखा। ठीक है, इन दोनों के थ्रू हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आपने पहले सोशलाइजेशन को 2 लाइन में एक्सप्लेन किया, 2, 3, 4 लाइन में, और फिर पावर एंड कोएर्शन को आपने एक्सप्लेन किया। एंड क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे छोटे छोटे से बिल्कुल, सो आपका आंसर और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ये कौन सा आंसर था? ये शॉर्ट आंसर हो गया, और जो हमने डिस्कस किया डिटेल में वो हो गया आपका लॉन्ग आंसर। क्लियर है? अब इसको आप एग्जाम्पल्स के थ्रू, चार्ट के थ्रू, सारी चीजों के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है? सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। अब हम आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे, दैट इज व्हाट इज अथॉरिटी एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू डोमिनेशन एंड द लॉ। अथॉरिटी क्या होती है और ये डोमिनेशन और लॉ से किस तरह से जो है रिलेटेड है। सो क्वेश्चन में आपसे जो है जरा 2-3 चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले पूछा है अथॉरिटी क्या है, तो सबसे पहले आप बताओगे व्हाट इज अथॉरिटी, मीनिंग बताओगे अथॉरिटी का। फिर आपसे पूछा है कि ये डोमिनेशन और लॉ इन दोनों से किस तरह से रिलेटेड है, तो आपने अथॉरिटी सबसे पहले बताया, फिर आपने बताया कि डोमिनेशन क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप बताएंगे कि लॉ क्या होता है। ये तीनों चीजों को बताने के बाद में आप बताओगे कि ये आपस में एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं। क्लियर है? ये आपके आंसर राइटिंग पैटर्न होने वाला है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे। तो सबसे पहले आपने बताया कि अथॉरिटी इज डिफाइंड बाय मैक्स वेबर एज लेजिटिमेट पावर दैट इज पावर कंसिडर्ड टू बी जस्टिफाइड और प्रॉपर। अथॉरिटी को मैक्स वेबर ने डिफाइन किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो होती है लेजिटिमेट पावर होती है। अथॉरिटी क्या है? लेजिटिमेट पावर है, यानी कि पावर जो कि जस्टिफाइड है, जो कि प्रॉपर है, पावर जो वैध है। ठीक है, वो क्या होगी? वो अथॉरिटी होगी, यानी अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर। ये हो गया आपका सबसे पहली चीज। सेकेंडली आपने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि जैसे मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, एक जज है, एक स्कूल टीचर है, इन सभी के पास में डिफरेंट काइंड्स ऑफ अथॉरिटी होती हैं, क्योंकि वो उनका जॉब है। यानी कि जो अथॉरिटी होती है वो आप अपने डोमेन में एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, आप इसे अपनी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सरसाइज करते हो। जैसे सपोज कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई जज है, सो जज जो है वो कोर्ट रूम के अंदर अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकता है, और उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये अथॉरिटी उसके पास में है, वो अथॉरिटी लेजिटिमेट है। हम सभी उसकी बात मानते हैं। लेकिन जैसे सपोज कोई जज है, वो आपको जो है मेन रोड में मिल जाता है, ऐसे वो अपनी गाड़ी से जा रहा है, जहां भी जा रहा है, ठीक है, अभी वो ऑन ड्यूटी नहीं है, वो ऑफ ड्यूटी है। ऑफ ड्यूटी में जज मिल जाता है और वो जो है 2 लोगों की लड़ाई हो रही है और वो कोई फैसला कर देगा, तो आप क्या मानोगे? आप नहीं भी मान सकते हो। मतलब वो आपकी इच्छा है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए। लेकिन अगर वही कोर्ट, वही जजमेंट वो कोर्ट में देता है, वही कोई फैसला जो है वो कोर्ट में सुना देता है, तो वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सही है, यानी कि उसकी लेजिटिमेट अथॉरिटी, लेजिटिमेट पावर है। सो अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर। ये आपने बताया, और किसके थ्रू बताया? आपने एग्जाम्पल के थ्रू बताया। देन आपने बताया कि डोमिनेशन क्या होता है। सो डोमिनेशन एसेंशियली रिफर्स टू पावर ऑफ एन इंडिविजुअल to exercise certain degree of influence on another individual. Domination क्या है? पावर है। देखो, डोमिनेशन इज पावर। पावर यानी कि जहां पर आप अपना काम या फिर आप जो है अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हो, जहां एक पर्सन आपकी इच्छा के अनुसार वर्क करने वाला है। ठीक है, इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज सर्टेन डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन अनदर इंडिविजुअल, यानी डोमिनेशन मतलब पावर। पावर मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब एबिलिटी कि आप अपना काम किसी और से करवा सकते हो। जब ये पावर लेजिटिमेट हो जाती है, ठीक है, जब यही पावर लेजिटिमेट हो जाती है, तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है अथॉरिटी। आया समझ में? डोमिनेशन इज पावर, व्हेन पावर इज लेजिटिमेट इट बिकम्स अथॉरिटी। सो ये है अथॉरिटी और डोमिनेशन के बीच का रिलेशनशिप। इसी में आगे
A law is an explicitly codified norm और रूल। फिर आपने बताया कि लॉ क्या होता है, तो लॉ जो है वो कॉडिफाइड नॉर्म्स या फिर रूल्स, जो कि रिटन रूल्स हैं, दे आर यूजुअली रिटन डाउन एंड देयर आर लॉज दैट स्पेसिफाई हाउ लॉज टू बी मेड और चेंज और व्हाट इज टू बी डन इफ समवन वायलेट्स देम। तो लॉ क्या है, कॉडिफाइड नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, जो आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से सोसाइटी के अंदर अपने आप को एग्जीक्यूट करना है, एंड अल्टीमेटली ये जो होते हैं ये रिटन होते हैं। और लॉज के साथ में और भी वो सारे लॉ होते हैं जो आपको ये बताना है, जैसे सपोज एक्स इज अ लॉ। अब इस एक्स लॉ को ए लॉ जो होगा, जैसे सपोज ये दोनों ही लॉ हैं, एक्स भी लॉ है, ए लॉ जो बना हुआ है या ये वाला जो रूल है वो आपको ये बताता है कि एक्स लॉ को अगर हमें कभी चेंज करना है, ऑल्टर करना है, इसमें किसी तरह के चेंजेस लाने, तो वो किस तरह से आएंगे। जैसे हमने डिटेल में समझा था कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को कभी चेंज करना है, अमेंड करना है, तो आप उसे किस तरह से करोगे। सो लॉ के अंदर ये चीजें भी आती हैं। लॉ forms the formal body of rules according to which society will be governed and they apply to all citizens। ये क्या है, फॉर्मल बॉडी है रूल्स की, जो हमको ये बताती है कि सोसाइटी जो है वो किस तरह से गवर्न होने वाली है और ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर है, जो लॉ होते हैं वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। नाउ अब इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप किस तरह का है, अथॉरिटी और डोमिनेशन का तो हमने समझ लिया, तीनों के बीच में कैसा है। सो डोमिनेशन वर्क्स थ्रू पावर, but much of this power is actually legitimate power or authority, a large part of which is codified in law। so यानी कि हमने जो पढ़ा था कि डोमिनेशन जो है वो पावर से आती है, पावर जब लेजिटिमेट होनी चाहिए, अगर पावर लेजिटिमेट है तो वो अथॉरिटी बन जाएगी। और ये सारा वर्क किसके थ्रू हो रहा है, आप कैसे डोमिनेट कर पा रहे हो, क्यों आपकी अथॉरिटी है, आपकी अथॉरिटी लेजिटिमेट क्यों है, क्योंकि ये सारी चीजें लॉ के अंदर कॉडिफाइड हैं। ठीक है, ये सब कुछ लॉ में लिखा है, इसीलिए आप डोमिनेट कर पा रहे हो, इसीलिए आपकी अथॉरिटी लेजिटिमेट है। क्लियर है, आया समझ में। तो सबसे पहले क्या चीज आएगी इन सभी में, इन पांचों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी पावर। पावर है तो आप डोमिनेट कर सकते हो। ठीक है, आप डोमिनेट तभी करोगे जब कोई आपकी इस डोमिनेशन को एक्सेप्ट करेगा। अगर आपकी कोई डोमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करता तो आपके पास कोई पावर नहीं है। तो डोमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट कब होगी, जब आपकी डोमिनेशन लेजिटिमेट होगी, वैध होगी। और अगर आप लेजिटिमेटली पावर यूज कर रहे हो या लेजिटिमेट डोमिनेट कर रहे हो तो आपके पास में अथॉरिटी आ जाएगी। और ये सारा काम आप किसके थ्रू कर रहे हो, लॉ के थ्रू, क्योंकि ये सब कुछ लॉ में लिखा हुआ है। क्लियर है। सो ये रिलेशनशिप है आपके डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लॉ के बीच में, इसे आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। आप इस तरह से चार्ट भी बना सकते हैं। क्लियर है, आया समझ में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी सा था ये भी। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज हाउ आर अ विलेज, टाउन एंड सिटी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। अब आपको ये बताना है कि विलेज, टाउन और सिटी इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब आप इसको कैसे बता सकते हो, इसको आप देखो इस तरह से भी बता सकते हो कि आप एक तरफ लिखो विलेज, ठीक है, यहां लिखा आपने विलेज, यहां पे लिखा आपने टाउन या सिटी, और फिर आप पॉइंट्स के थ्रू डिफरेंशिएट कर दो। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ये लिखो, सेकंड पॉइंट फिर यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे लिखो। ऐसे भी बना सकते हो, चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि पहले आप विलेज के फीचर्स बता दो, उसके बाद आप टाउन और सिटी के फीचर्स बता दो। तो इस तरह से दोनों के बीच का क्या डिस्टिंक्शन है वो समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले विलेज को डिस्कस करेंगे, फिर हम टाउन या सिटी के ऊपर आएंगे। सो विलेजेस आर अ यूनिट ऑफ रूरल कम्युनिटी। ये रूरल कम्युनिटी की जो है यूनिट होती हैं, वेयर रूरल लाइफ अपहोल्ड्स इटसेल्फ एंड डज परफॉर्म इट्स फंक्शंस। जहां पर रूरल लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है और रूरल लाइफ के फंक्शंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। ये एक सिंपल कम्युनिटी है जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको नोट करते हुए चलना है। Villages are end product of nomadic ways of life based on hunting, gathering food and transient agriculture to a more settled form of life। हम nomads से जो है क्या बन रहे हैं, सिविलाइज्ड या फिर मैं कहूं सेटल्ड पीपल बन रहे हैं।
ठीक है, सिविलाइज्ड या सेटल्ड पीपल या सेटल्ड पर्सन बन रहे हैं। सो यानी कि विलेजेस क्या हैं, एंड प्रोडक्ट हैं इस नॉमेटिक वे ऑफ लाइफ से सेटल्ड पीपल तक। ठीक है, सोशल चेंजेस आर स्लो एंड ग्रेजुअल हेयर। अब यहाँ पर जो सोशल चेंजेस होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं, ये आपने बता दिया। सबसे पहले आपने बताया कि रूरल कम्युनिटी है, सिंपल कम्युनिटी है, एंड प्रोडक्ट है, स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा लो होती है। यहाँ की जो सोसाइटी होती है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। ठीक है, कैसी सोसाइटी है, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, ये आपने बता दिया। फिर इसी के साथ में यहाँ पर आपने एक्सप्लेन पूरा कर दिया कि विलेजेस जो है वो क्या होते हैं। अब आपको बताने कि विलेजेस टाउन से कैसे डिफरेंट हैं, तो फिर आपने टाउन्स बताया कि टाउन क्या है। टाउन हैज अ लार्ज पॉपुलेशन, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी हो गई, हाई हो गई। ठीक है, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हेट्रोजेनिटी प्रीडोमिनेटली एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। हेट्रोजेनिटी होती है यानी कि सब एक दूसरे को जो जानते नहीं है, बहुत ज्यादा प्लूरलिटी है, एनोनिमिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, एनोनिमिटी होती है। एनोनिमिटी भी फीचर है टाउन्स का। इसी के साथ में नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस होती हैं। यहाँ पर जो सभी पीपल हैं वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड नहीं होते हैं बल्कि अदर एक्टिविटीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, इस तरह के वर्क करते हैं। देयर लाइफ इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल, दीज आर मोस्टली कमर्शियल हब्स, सोशल चेंजेस इन सिटीज आर क्विक एंड ड्रास्टिक। और जो टाउन और सिटी के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है, अब अगर हम बात करें टाउन वर्सेस सिटी, सो ये किस एक चीज पर डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स ऑन दी साइज और स्पेस। ठीक है, इस चीज पर डिपेंड करता है टाउन और सिटी के बीच का डिफरेंस। सो दिस वाज द डिफरेंस अबाउट विलेजेस, टाउन एंड सिटी। क्लियर है समझ में क्या चीजें होती हैं। अब आप जो मैं आपसे कह रही थी कि आप इसको एक और तरह से कैसे लिख सकते हो, सो यहाँ आपने लिखा विलेजेस, ठीक है, फिर ये आपने यहाँ से ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर आपने लिखा टाउन्स या फिर सिटी ऑब्लिक करके, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर लिखा बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। यहां पर ये लिखोगे, यहाँ विलेजेस लिखोगे, यहाँ पे टाउन या सिटी लिखोगे। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं, आप इसको पूरा लिखना, ठीक है। ये हो गया बेसिस ऑफ डिफरेंस, ये एक यहाँ पर सेगमेंट हो गया। सो इन 3 हेडिंग्स के अंदर आपको अपने आंसर को लिखना। आपने सबसे पहले बताया साइज बताया, तो ये स्मॉल इन साइज, ये हो गई आपकी लार्ज इन साइज, ठीक है। फिर आपने बताया पॉपुलेशन के बेसिस पे, सो पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे हो गई लेस, यहाँ पे स्मॉल है पॉपुलेशन या फिर लेस पॉपुलेशन हम कहें, ठीक है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है दैट इज अगेन लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर। पॉपुलेशन तो हम आगे समझ में। अब हम बात करें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक और आपने यहाँ पर ले लिया मेजर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इसको रब कर दें। अब हमने यहाँ पर ले लिया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सो फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन टाउन्स या विलेजेस की हो गई हाइयर और यहाँ की हो गई लेसर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे लेस, यहाँ पे हाई, क्लियर है। फिर अगर हम आ जाएं ऑक्यूपेशन पे, एक और हमने डिफरेंस ले लिया यहाँ पे ऑक्यूपेशन। सो अब आपने बताया कि यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन होगी वो एग्रीकल्चर बेस्ड होगी और यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होंगी, यहाँ नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशंस होने वाली है। फिर इसके बाद में हमने एक और डिफरेंस ले लिया, एक डिफरेंस हमने ले लिया रिलेशनशिप्स के ऊपर, ठीक है, रिलेशनशिप्स। सो आपने यहां पर बताया फॉर्मल या फिर हाईली पर्सनल, और यहां पर इनफॉर्मल या फिर सेकेंडरी रिलेशनशिप्स, इनफॉर्मल या सेकेंडरी रिलेशनशिप्स,
ठीक है, सेकेंडरी या यहाँ पर आप प्राइमरी रिलेशनशिप्स भी लिख सकते हो। सो इन सभी बेसिस ऑफ डिफरेंसेस के मतलब पॉइंट्स पर आप विलेज और टाउन और सिटी के बीच का डिफरेंस कर सकते हो। और ये जब आप डिफरेंस पूरा एक्सप्लेन कर दोगे, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए मैंने तो बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, आपको इन सभी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन किया, फिर आपने लास्ट में लिख दिया कि टाउन और सिटी का बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफर करता है स्पेस के ऊपर। ठीक है, स्पेस या साइज ऑफ पॉपुलेशन पे। क्लियर है, क्योंकि टाउन और सिटी पे हम इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं विलेज और टाउन्स पर। क्लियर है, आइए क्वेश्चन समझ में, इस तरह से भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर दी सम फीचर्स ऑफ सोशल ऑर्डर इन रूरल एरियाज। अब आपको बताना है कि रूरल एरियाज में जो सोशल ऑर्डर होता है उसके क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, फीचर्स बताने यानी आप बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर लिख सकते हो, सोशल ऑर्डर बताना, ये एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, सो आपने बताया कि विलेजेस आर स्मॉल इन साइज सो दे यूजुअली परमिट मोर पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स। यहां हमने दो फीचर्स बता दिए, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगी, उसको एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है, आपने फर्स्ट फीचर बताया स्मॉल इन साइज। ठीक है, सेकेंड फीचर आप बताओगे पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स। सेकेंड आपने क्या बताया, पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स। क्या मतलब है इसका, स्मॉल इन साइज यानी कि यहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो कम होती है और एरिया जो होता है वो लार्ज होता है, यानी अल्टीमेटली जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो यहाँ पर लेस है। क्या, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर लेस है। क्लियर है, फिर इसके बाद में यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो हाईली पर्सनल होती हैं, यानी कि आप जितने भी पीपल विलेज में रह रहे हैं वो सभी एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं बाय साइट, जानते हैं उन्हें। The social structure in villages tends to follow a more traditional pattern। थर्ड फीचर हो गया इसका, ट्रेडिशनल पैटर्न पर बेस्ड होती हैं, ट्रेडिशनल पैटर्न। ठीक है, सो ट्रेडिशनल पैटर्न पर बेस्ड है। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कास्ट, रिलीजन, अदर फॉर्म्स ऑफ कस्टमरी और ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिसेस आर स्ट्रॉन्गर है। सो ये सभी तरह के जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया आपके, और इसी के साथ में और अदर रिलीजन जो होते हैं वो सभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं यहाँ पर, यानी कि जो विलेज एरियाज होते हैं या रूरल एरियाज होते हैं वो ट्रेडिशनल पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। For these reasons, unless there are special circumstances that make for an exemption, change is slower to arrive in villages than in towns। और इन्हीं सारे reasons के लिए जो change है वो social change यहाँ पर बहुत slowly आता है। इसी के साथ में the subordinate sections of society have much less scope for expressing themselves in rural areas than their counterparts in cities। The relative power of dominant sections is much more because they control most avenues of employment and most resources of all kinds। अब मैं एक बार आपको रीड कर दे रही हूँ, फिर मैं आपको सारे फीचर्स यहाँ पर नोट करके बताऊंगी। ठीक है, आप रीड करने से समझिएगा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ और आप बस सुन रहे हो, आप इसको समझिए भी कि यहाँ पर क्या चीजें लिखी। जैसे यहाँ पर डोमिनेंट सेक्शंस के बारे में और सबऑर्डिनेट सेक्शंस के बारे में बताया है। चेंजेस इन द सेंस ऑफ शिफ्ट इन पावर आर द स्लो एंड लेट टू अराइव इन रूरल एरियाज बिकॉज द सोशल ऑर्डर इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेसिलियंट। Change of other sorts is also slow to come because villages are scattered and not as well connected to the rest of the world as cities and towns are। ये भी एक इसका फीचर हो गया, यानी कि हमने क्या चीजें डिस्कस करी फीचर्स में रूरल एरियाज के। सो फीचर्स ऑफ रूरल एरियाज या फिर मैं कहूं विलेजेस, सो दीज आर सबसे पहला स्मॉल इन साइज, सेकेंडली पर्सनलाइज्ड रिलेशंस, थर्ड क्या है, किस एक चीज पर बेस्ड होते हैं रूरल एरियाज, सो ट्रेडिशनल पैटर्न्स। थर्ड क्या बताया आपने, ट्रेडिशनल पैटर्न्स। देन हमने फोर्थ बताया कि यहां पर जो है रिजिड सोशल सिस्टम हुआ करता है,
या फिर रिजिड सोशल स्ट्रक्चर। रिजिड सोशल स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पर डोमिनेंट और ऑप्रेस्ड क्लासेस जो हैं वो रहती हैं। डोमिनेंट सेक्शंस जो हैं वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट और अदर वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो उन्होंने ही होल्ड करके रखे हैं, जिसकी वजह से जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली जो पुअर है वो पुअर ही रह जाता है, जो डोमिनेंट है वो हमेशा डोमिनेट करता रहता है। तो एक रिजिड सोशल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो चेंज है उसका पेस बहुत ही ज्यादा स्लो है। स्लो पेस ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, ये एक चीज हमें देखने को मिलती है कहां पर? रूरल एरियाज में। इसी के साथ में और क्या हमने डिस्कस करा? रिलेटिव पावर और डोमिनेंट सेक्शन, शिफ्ट ऑफ पावर जो है इसीलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और फिर ये सभी फीचर्स देखने के बाद में एक और चीज जो हमने सोशल, ये तो हो गया आपका सोशल ऑर्डर, लेकिन आप इसको लास्ट में ऐसे कंक्लूड करोगे कि फिर भी कुछ तरह के चेंजेस हमें देखने को मिले। एक तो पहली चीज, जो विलेजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, तो ये भी एक फीचर हो जाएगा इसी में कि बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कनेक्टिविटी को लेके बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। सो ये भी फीचर्स में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी चेंजेस हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में जो एग्रेरियन सोशल रिलेशंस हैं उसमें हमने चेंजेस लाए हैं। लैंड रिफॉर्म्स हमने किए, इंडिया में भी हमने लैंड रिफॉर्म्स किए हैं। कम्युनिकेशन लिंक्स हमने बढ़ाए हैं, जैसे रोड बनाई है, रेलवे बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं, डैम बनाए हैं, और इन सभी के थ्रू जो कनेक्टिविटी वगैरह के इशू थे वो अब हमें इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलते। लेकिन ये कब लिखोगे? ये लिखोगे कंक्लूजन में। बाकी जो मैंने आपको फीचर्स बताए वो सभी आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर आपके चैप्टर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होते हैं खत्म। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आंसर्स क्या लिखने हैं ये भी समझ में आए होंगे। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, जहां हर एक चीज जो है मतलब हमारी बिल्कुल सराउंडिंग से थी, जिसको हम जानते हैं। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स को यूज करके आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को आंसर करना है और बहुत अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, जो फॉर्मेट मैं आपको हमेशा बताती हूँ उसी फॉर्मेट में चलना है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। लगता है एग्जांपल्स की जरूरत है वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, सो एग्जांपल्स को इंक्लूड करिए, हाईलाइट जरूर करिए, मार्क करिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए और इस तरह से अपने आंसर को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाइए। क्लियर है? अब आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करेंगे? सो सभी वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है? गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब आपको क्या करना है? आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 11 पढ़ना है, 11 पे क्लिक किया, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी ढेर सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, जैसे सपोज आपको सोशियोलॉजी पढ़ना है, आपने वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे, यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहां से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहां से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी